दुनिया में जो कुछ चल रहा है, बेशक हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति हमारे हर पहलू को प्रभावित करती है, इसलिए राजनीति को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हम शिक्षक हैं, इसलिए भी हमें राजनीति को समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारा काम शिक्षा देना है। और शिक्षा बिना राजनीति को समझे, बिना राजनीति का विश्लेषण किए, बिना राजनीति को बताए शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षा का ही मूल आधार है, क्योंकि राजनीति आज सब कुछ तय करती है। राजनीति ही तय करती है कि हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा वेतन कैसा होगा, हमें सुविधाएं कितनी मिलेंगी, जीने का अधिकार हमारा कैसा रहेगा, रोजगार हमारा स्थायी होगा या अस्थायी होगा, शिक्षा कैसे चलेगी, निजी में जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगी, अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें राजनीति तय करती है, और इसलिए राजनीति को समझना मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और वर्तमान दौर की राजनीति को अगर हम देखें तो पिछले लंबे समय से बेरोजगारी बेहद बढ़ रही है। जो अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, आर्थिक अधिकार जो लंबे संघर्षों के बाद हमने प्राप्त किए थे, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं, उन पे लगातार कमी की जा रही है, छीने जा रहे हैं वो अधिकार हमसे। और ये केवल अपने देश की बात नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। दुनिया भर में जो आर्थिक नीतियां लागू की जा रही है, उन आर्थिक नीतियों की वजह से जो संकट बढ़ा है, अगर हम एक संकट की भी बात करें, जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और उस बेरोजगारी से जो लोगों में एक असंतोष, गुस्सा पैदा हो रहा है, उस गुस्से को राजनीति चैनलाइज करती है, राजनीति उसको दिशा देती है। और जिस तरह की राजनीति उस गुस्से को दिशा देने में कामयाब हो जाती है, देश और दुनिया का नक्शा उसी तरह से बन जाता है। हम जानते हैं कि दुनिया में जो बेरोजगारी बढ़ी, उदाहरण के लिए अगर हम लें, जैसे दुनिया में ब्राजील, अमेरिका और हमारा अपना देश भारत, यहां आर्थिक नीतियों की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी, जो नियमित रोजगार कम हुए, लोगों का शोषण बढ़ा, रोजगार खत्म होने लगे, नाम बराबरी बढ़ी, पैसे का ध्रुवीकरण हुआ, अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत गहरी और चौड़ी होती गई, तो लोगों में गुस्सा बढ़ा, उस बेरोजगारी से आक्रोश बढ़ा। और उस आक्रोश को या तो ये दिशा मिल सकती थी कि इन समस्याओं के मूल कारण को लेकर के जन आंदोलन बढ़ते, और उन जन आंदोलनों से जो राजनीति बढ़ती, और वो राजनीति अगर पावर में आती, शक्ति में आती, सत्ता में आती, तो इस बात की संभावना थी कि इन मुद्दों को वो संबोधित करती, इन समस्याओं का समाधान करती। लेकिन इन देशों में, चाहे वो भारत है, चाहे अमेरिका है, चाहे ब्राजील है, कुछ और देश भी ऐसे हैं, वहां राजनीति इस असंतोष को, इस गुस्से को सामाजिक और आर्थिक विभाजन की ओर ले जाने में कामयाब हो गई। मूल मुद्दों से भटका करके सामाजिक मुद्दे खड़े कर दिए गए। हमारे यहां बेरोजगारी क्यों है? अलग अलग देशों में अलग अलग कारण बताए। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो सारे रोजगार छीन रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अमेरिका में ही हमने देखा, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो वहां रह रहे थे, उनके लिए सामने संकट पैदा हुआ। और इस सामाजिक जो विभाजन है, जो कृत्रिम है, उसको पैदा करके, और जो लोग सत्ता में आए, पावर में आए, तो निश्चित ही
क्योंकि वो उन मुद्दों से नहीं आए थे, सामाजिक मुद्दों से आए, सामाजिक विभाजन पैदा करके सत्ता में आए। इसलिए जो नीतियां चल रही थी आम जनता के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ और बड़ी जो पूंजी है उसके पक्ष में, उन नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ाया गया। हम अपने देश में देखते हैं पिछले 6 साल के अंदर आर्थिक हालात बद से बदतर हुए। ऐसा नहीं है कि पहले कोई बहुत अच्छी दिशा में चल रहे थे। अगर पहले अच्छी दिशा में चल रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पहले भी जो आर्थिक नीतियां हमारे देश में लागू की जा रही थी वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही थी, वो सार्वजनिक संस्थानों को खत्म कर रही थी, बेरोजगारी बढ़ा रही थी, असमानता बढ़ा रही थी। लेकिन उन नीतियों से परेशान, नाराज, असंतुष्ट लोग ने जब राजनीतिक रूप से सामाजिक विभाजन के आधार पर फैसला किया तो हम देख रहे हैं कि वो नीतियां और तीखेपन से हम पे थोपी जा रही है। हालात क्या है? क्योंकि जब सत्ता में आगे नीतियां वही लेनी है, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाना है और तेजी से आगे बढ़ाना है, तब राजनीतिक रूप से ताकत में रहने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक ध्रुवीकरण और बढ़ाया जाए। और हमने देखा कि आज बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का, सत्ता का, पैसे का उपयोग करके, मीडिया को अपने पक्ष में करके और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके सामाजिक विभाजन को और बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ये सामाजिक ध्रुवीकरण, विभाजन क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जो हमारी मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से हट जाए। लोग रोजगार की बात नहीं करें, निजीकरण के खिलाफ नहीं बोले, सब कुछ पूंजी के हवाले कर दिया जाए, तब भी लोग सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण की वजह से उधर से आंखें मूंद लें, एक दूसरे के खिलाफ रहें, ताकि सत्ता अपना काम जो वो चाह रहे हैं वो करते जाएं, जनता के हित का कोई उनको ज्यादा चिंता नहीं रहे। इसीलिए सामाजिक विभाजन और सामाजिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से किया जा रहा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है, हमारे संकट लगातार बढ़ रहे हैं। हमने देखा लगातार सार्वजनिक जो हमारे संस्थान हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, किया गया। शिक्षा के निजीकरण का पूरा खाका तैयार हो गया। हमारा जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें भयंकर रूप से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया जाए, सब कुछ निजी, उसी के लिए वातावरण बनाया जा रहा है। ये जो परिणाम हैं इनसे संकट और बढ़ा, हमारा संकट बढ़ा, हमारा रोजगार खतरे में पड़े, असमानता बढ़ी। और इसी दौरान और केवल न हमारा बढ़ा बल्कि देश के अंदर किसान की हालत खराब हुई, क्योंकि इन आर्थिक नीतियों का प्रभाव उस पर भी पड़ा। जो छोटा व्यापारी है उसकी हालत भी खराब हुई। और साथ ही साथ इन सब का परिणाम ये हुआ कि लोगों में असंतोष, अविश्वास बढ़ता गया। और इसी दौरान दोस्तों जो कोरोना की महामारी दुनिया और हमारे देश में फैली, उसने हमारे लिए संकट को और गहरा कर दिया। इस महामारी की स्थिति में
जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए, वो ये है कि इस महामारी के दौरान सरकारें लोगों का सहयोग करने की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि इस महामारी का बहाना करके, इसकी आड़ लेकर के वही नीतियां जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, जो निजीकरण बढ़ाने वाली है, जो आम आदमी की आर्थिक हालत खराब करने वाली है, उन नीतियों को और तेजी से लागू किया जा रहा है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारी केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, लेकिन उस पैकेज में से महामारी के बचाव के लिए कोई खर्चा विशेष उसमें नहीं किया जा रहा है। उसमें जो कुछ खर्चा बताया गया हमारी वित्त मंत्री के द्वारा, वो सारा उन बड़ी पूंजी को, जो बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़ा व्यापारी है, उनकी तरफ उस पैसे को शिफ्ट किया गया। महामारी से बचाव के लिए उस पैसे को खर्च नहीं किया गया। चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पैसा नहीं लगाया गया। आम लोग इस महामारी में अपना जीवन यापन कर पाए, जिंदा रह पाए, इसके लिए पैसे का खर्च नहीं किया गया, बल्कि हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लोगों से अपील की गई कि आप इस महामारी में जो संकट में लोग हैं उनका आगे बढ़कर के सहयोग करें। लोग तो कर रहे हैं सहयोग, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इस पैसे का भी उपयोग निजीकरण को बढ़ाने के लिए कर रही है। होना तो यह चाहिए था कि संकट के बाद हमारे समझ में आ गया कि सरकारी संस्थान ही हैं जो जनता के लिए हर संकट की घड़ी में खड़े हो सकते हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। तमाम सरकारी कर्मचारी, हम शिक्षक जो चिकित्सा के बारे में नहीं जानते, हम शिक्षक जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, हम शिक्षक जो चौकीदार नहीं हैं, हम सर्वेयर नहीं हैं, लेकिन हमने तमाम वो काम किए ताकि इस महामारी से मुकाबला हो कर सकें। हमने किया क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वो जब संकट एकदम से गहरा दिखा तो सब नदारद थे। अब अगर कमाई की टाइम आ जाएगा तो शायद वो सब मैदान में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अब जब इस महामारी के बाद ये अनुभव आम आदमी ने कर लिया, हम सब ने कर लिया, लेकिन सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज को खर्च इस दिशा में कर रही है कि सब कुछ का निजीकरण कर दिया जाए। सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें 100% FDI, विदेशी निवेश, रक्षा जैसे क्षेत्र में भी। तो दोस्तों, ये हम समझते हैं कि इस महामारी के दौरान भी बड़ा संकट हमारे सामने है। हम ये भी देख रहे हैं कि इस दौरान भी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की बजाय उसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रही है। किसान जो हमारे देश का आधार है, इस महामारी के दौरान सरकार ने ये तय किया है कि खेती का भी ठेकाकरण कर दिया जाए, संविदाकरण कर दिया जाए। और ये ठेकाकरण वैसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक गरीब किसान दूसरे की कुछ ठेके पर ज़मीन लेकर के अपना जीवन यापन करता है। ये ठेका प्रथा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो किसानों की ज़मीन को ठेके पे लेंगी और जबरन लेगी अगर सरकार का सहयोग मिला उनको। और नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, अभी जो हम पूरे देश में देख रहे हैं, हमारे अपने राजस्थान में भी देख रहे हैं, शिक्षा के अंदर भी
इस महामारी के दौरान जो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी ये लगता है कि ये ठीक है क्योंकि हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों का ये भी हो जाए, कुछ शिक्षा हो जाए। इसका उपयोग सहायक के रूप में तो ठीक है, लेकिन सरकारें जिस दिशा में बढ़ रही हैं वो है इस दौरान ऐसी व्यवस्था पूरी कायम कर ली जाए कि आने वाले टाइम में सरकार शिक्षा से कदम अपना वापस खींच ले और वो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सरकार ये कह देगी कि ये सब कुछ अब तो आईटी से हो सकता है, इसलिए स्कूल की आवश्यकता नहीं है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं। एक वीडियो तैयार हो गया, वो बार बार उसको हर जगह चलाया जा सकता है, एक साथ पूरे प्रदेश में चलाया जा सकता है। ऐसी हालत में क्या हम समझते हैं कि शिक्षा, जो शिक्षक हैं उनका रोजगार बचेगा? क्या अगर ये इसको बढ़ावा दिया गया तो जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको शिक्षक का रोजगार मिल पाएगा? और रोजगार के साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आईटी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता, दूरस्थ शिक्षा शिक्षक का विकल्प और स्कूल का विकल्प नहीं हो सकता। ये केवल ये हो सकता है कि जिनके पास पैसा है, पूंजी है, वो अपने बच्चों को तो कहीं पढ़ा लो और बाकी सरकार कह दे कि शिक्षा चल रही है, आप जिसको पढ़ना है वो रेडियो सुने, टेलीविज़न पे देखे या मोबाइल से अपनी शिक्षा ग्रहण कर ले। और ये स्थिति दोस्तों बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमारे सामने इसमें बहुत गंभीर चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कुछ नई चुनौतियां भी हमारे सामने उभर करके आती हैं। जब हमारे रोजगार पे संकट है, जब हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ऐसी हालत में कुछ नई समस्याएं भी हमारे सामने उभर करके आ जाती है। क्योंकि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं जिस नीति के कारण पैदा हुई है, अगर संकट में आदमी उस नीति को ठीक से नहीं समझेगा गुस्से में, तो मैं समझता हूं हमारी समस्याएं और बढ़ेगी, उनका निराकरण संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो निजीकरण की समस्या है, चाहे हमारे रोजगार की समस्या है, हमारे वेतन भत्तों की समस्या है, हमारी पेंशन की समस्या है, एनपीएस का एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। ये एनपीएस क्यों थोपी गई हम पर? इस एनपीएस को थोपने से सरकार को कोई फायदा नहीं। आज की तिथि में भी जब से लागू की गई, सरकार इससे नुकसान में है और कर्मचारी को इससे कोई फायदा नहीं। तब फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है ये जो पैसा इकट्ठा करके जो शेयर मार्केट में लगाना है, जो पूंजी के खिलाड़ी हैं, ये उनके पक्ष में है, सरकार के पक्ष में नहीं, कर्मचारी के पक्ष में नहीं, लेकिन उन पूंजी के खिलाड़ियों के लिए सरकार हम पे ये एनपीएस थोप रही है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन नीतियों को समझना पड़ेगा और इन नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष का हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पेंशन भी बहाली संभव नहीं है, पेंशन नहीं मिल सकती है। और न केवल जो नए हमारे साथी हैं उनको पेंशन नहीं मिल सकती, अब तो खतरा ये पैदा हो गया है कि अगर हम इन नीतियों के खिलाफ संगठित होकर के नहीं लड़ेंगे तो जिनको पेंशन मिल रही है, जो आज रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन पे खतरा है। जो ओपीएस स्कीम में है कर्मचारी जो रिटायर हुए नहीं हैं, उनके लिए भी खतरा है कि उनकी पेंशन मिलेगी, इस बात की कोई पक्की संभावना नहीं है अगर हमने संघर्ष नहीं किया। इसलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि इन नीतियों को हम समझें। और ये हर रोज हम अपने आसपास देख रहे हैं, हम सब जानते हैं, खासकर जो शिक्षक है राजस्थान की, हमारे साथ विद्यार्थी मित्र लगा, बहुत कम पैसे पर भयंकर शोषण,
मजबूरी में लगा, इस उम्मीद में लगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मित्र थे, उनको उसमें जितना पैसा शुरू में मिल रहा था उस पैसे से ज़्यादा वो दूसरी जगह अपना रोजगार चला रहे थे। लेकिन इस उम्मीद में कि आज हम विद्यार्थी मित्र के पद पे काम करेंगे तो कल शिक्षक के पद पे स्थायी रूप से हो सकते हैं, उन्होंने अपना वो रोजगार छोड़ा और विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया। परिणाम क्या निकला उनके लिए? विद्यार्थी मित्र के रूप में लुटे, विद्यार्थी मित्र को खत्म कर दिया, पद को उनको हटा दिया, संघर्ष हुआ तो पंचायत सहायक लगा दिया। आज भी पंचायत सहायक का कब तक रोजगार चलेगा कोई नहीं जानता। सरकार कोई आश्वासन नहीं दे रही कि हम आपको रेगुलर कर देंगे। उनको कोई नियमित वेतनमान का कोई सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरा भी देखिए आप, जो विद्यार्थी मित्र लगा था वो ट्रेंड टीचर था। विद्यालय में शिक्षक की कमी की पूर्ति के लिए लगा, लेकिन अब उसकी स्थिति क्या हो गई? पंचायत सहायक। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसको फुटबॉल बना रखा है बिना कोई पैसा दिए। ये जो विद्यार्थी मित्र या पंचायत सहायक की स्थिति है, ये स्थिति भी इन नीतियों की बदौलत है। ऐसी स्थिति में साथियों, संगठन का बहुत विशेष महत्व और भूमिका बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि जब संकट बढ़ता है, जब परेशानी बढ़ती है, तो इंसान बहुत व्यक्तिवादी होता चला जाता है। ठीक ठाक स्थिति में इंसान समाज की सोचता है, पूरे परिवार को, समाज को साथ लेकर के चलता है। लेकिन जब उसका खुद का संकट बढ़ता है, तब वो समाज से नीचे आकर के सिर्फ परिवार की व्यवस्था में लगता है। और संकट अगर बढ़ता है तो वो बिल्कुल व्यक्ति पर के आकर के टिकने की कोशिश करता है। मैं बच जाऊं, मेरी सुविधा हो जाए। ये मानवीय, इसको प्रवृत्ति कह सकते हैं, मानवीय कमजोरी कह सकते हैं। और ये जो एक मनोविज्ञान है, वो संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज हम देखते हैं कर्मचारियों में एकता की बजाय विभाजन बढ़ा। कर्मचारियों में नहीं, हम अगर एक वर्ग संवर्ग की बात करें, शिक्षक की क्या हालत है? आज बहुत आसानी से, आज जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी बड़ी एकता होनी चाहिए, इन नीतियों से लड़ना है, इन नीतियों में बदलाव करना है, अगर हमें अपने आप को बचाना है तो एक बड़ी और व्यापक एकता की आवश्यकता है। हमारे तमाम जितने बुद्धिजीवी और संघर्ष करने वाले हमारे जो विद्वान साथी हैं, जो विश्लेषक हैं, वो सब एक बात पर एक राय है उनकी कि इन नीतियों से अगर बचाना है देश को, समाज को, तो इन नीतियों के खिलाफ तमाम उन लोगों को इकट्ठा होकर के संघर्ष करना पड़ेगा जिन पे इनका प्रभाव पड़ रहा है। और वो तमाम लोग कौन हैं? वो अध्यापक हैं, वो कर्मचारी हैं, वो मजदूर है, किसान है, आम जनता है। जब आवश्यकता इस बात की है कि न केवल शिक्षक, न केवल कर्मचारी, बल्कि तमाम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन सबको एक होकर के इन नीतियों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, तभी इन नीतियों में बदलाव हो सकता है। ठीक उस समय में हम कर्मचारियों में एक संवर्ग हैं शिक्षक, और शिक्षक के अंदर भी विभाजन बहुत आसानी से हो रहा है। कोई भी, जिसको कोई ज़्यादा बेचारे को जानकारी नहीं है, उसको लगता है कि मेरी ये समस्या है और इसको मैं अगर अलग से कोई संगठन का नाम दे के उठाऊंगा तो शायद इसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्तिवाद
जो पनपता है वो धीरे धीरे बड़े समूह से छोटे समूह की ओर मनोवैज्ञानिक रूप से लेके जाता है। और ये स्थिति सरकार के लिए या जो इन नीतियों को लागू करने वाला वर्ग है उनके बहुत अनुकूल और हमारे बिल्कुल प्रतिकूल। और ये संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ संगठन का बहुत बड़ा भूमिका मैं समझता हूँ ये है कि हम इस चीज़ को समझें, अपने साथियों को समझाएं और आम शिक्षक और कर्मचारी तक इस बात को लेकर के जाएं। तभी हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे सामने हमने देखा है कि कई ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं जो इस व्यक्तिवाद का मेरा भला हो जाए, मेरा लाभ हो जाए, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, ये जो प्रवृत्ति बढ़ी इसकी वजह से हो रही है। हालांकि आवश्यकता इस बात की है दोस्तों, संगठन के रूप में और एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, कि हमारे जो साथी हैं, आम जो शिक्षक हैं, वो उन तक और वो हम सारे शिक्षक तमाम कर्मचारियों और समाज तक जो सच्चाई है उसको लेकर के जाएं, सत्य को बताएं। लेकिन वो हम तब बता पाएंगे जब सच्चाई को हम खुद समझेंगे। अगर हम खुद सत्य से विपरीत दिशा में चलेंगे तो शायद हम ठीक से इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो ये दिखाती है कि किस तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं। अभी इन दिनों जब हमारी कोरोना के दौरान टीचर्स की ड्यूटी बहुत बड़ी संख्या में लगी तो एक पीएल का मसला हमारे सामने छाया। पीएल मिलनी चाहिए, जबकि नियमों में लिखा है कि पीएल जो शिक्षक छुट्टियों में काम करेगा उसको पीएल मिलेगी। ये राजस्थान सेवा नियम में लिखा हुआ है। जो चीज़ सेवा नियम में लिखी हुई है उसका हम आदेश चाह रहे हैं किसी अदना से अधिकारी से। और ये भ्रम फैलता क्यों है? कोई भी जो अधिकारी हैं जिनको खुद को कोई नॉलेज नहीं है, खासकर अभी जो हमारे बहुत सारे जो हमारे अपने जो प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, प्रिंसिपल और सीबीओ हैं, वो भी इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए वहीं से भ्रम फैलना शुरू हो जाता है। और रही सही कसर हमारे साथी, हमने इन दिनों में अनुभव किया, हमारे बहुत सारे साथी जो इस बात को समझ रहे थे कि पीएल हमारा बिल्कुल कमिटेड आइटम है, इसको काटा नहीं जा सकता, हमें मिलेगी। लेकिन नीचे से हमारे साथियों ने, सोशल मीडिया से हमारे टीचर्स ने इतना दबाव बना दिया कि बाकायदा तौर पे उनको मांग करनी पड़ी कि हमें पीएल का लाभ दिया जाए। दोस्तों, ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई कि सत्यता से हमारे बहुत सारे साथी अवगत नहीं है, और खासकर जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे एचएम से लेकर के ऊपर, वो भी शायद जो हमारा इतिहास है शिक्षक का उससे अनभिज्ञ हैं। और इसीलिए वो जो व्याख्या करते हैं वो सकारात्मक नहीं करके नकारात्मक व्याख्या करने लग जाते हैं नियमों की। उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पीएल का लाभ है वो संघर्षों से हमने हासिल किया है और नियमों में उनको कन्वर्ट किया है। और उनको ये भी समझना चाहिए कि 1982 का एक जो आंदोलन था उनको जरूर अध्ययन करना चाहिए, हमारे अधिकारियों को खासकर, जो शिक्षक से अपने आप को अलग समझते हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं। 1982 में सरकार ने ये निर्णय कर लिया था कि सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आगे कोई भी पद प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा। सब पदों पे आरएएस और आईएएस लगाए जाए। ये राजस्थान के शिक्षक ही थे जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने हड़ताल की, 14 दिन हड़ताल चली और समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत आज एडिशनल डायरेक्टर तक हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो प्रमोशन होकर के पहुंच रहे हैं। क्या वो समझते हैं
कि अगर शिक्षक उस समय ये लड़ाई नहीं लड़ते तो उस समय के जो हेडमास्टर थे, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल के थे या हायर सेकेंडरी स्कूल के थे, वो मांग करके ये लड़ाई लड़ सकते थे या जीत सकते थे? नहीं। ये लड़ाई इसलिए जीत पाए कि तमाम शिक्षक एक साथ थे। और ये कोई उन समय के जो एचएम थे उन पे कोई एहसान नहीं है, हम सब एक हैं। शिक्षक और एचएम, प्रधानाचार्य अलग अलग नहीं है, शैक्षिक कर्मचारी हैं। और हम चाहते हैं कि प्रमोशन का एक सबको लाभ मिले, आगे तक बढ़ना चाहिए। लेकिन वही आज शिक्षा अधिकारी पीएल देने में आनाकानी करते हैं। हमने यहां तक देखा, कभी कभी ठीक से चीज को नहीं समझने के नुकसान होते हैं। बहुत सारी जगह हमारे सामने शिकायत आती है कि चाइल्ड केयर लीव जिस भावना से सरकार ने लागू की, हमारे बहुत सारे प्राचार्य उसको देने में भी आनाकानी करते हैं। जो एक पुरुषवादी मानसिकता वहां कहीं कहीं आड़े आ जाती है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं हमारे अधिकारियों से कि जो नियम है, जो आदेश किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सरकार निर्णय करती है, उसकी मूल भावना को आप समझिए और उसके हिसाब से उसको अगर समझेंगे तो आप नियमों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारे सामने कई तरह की समस्याएं, जैसे आजकल एक बड़ी समस्या, बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है, वो है प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति का। हमारे कुछ साथी, ये वही साथी हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े होने से हिचकिचा जाते हैं। मैं जब इन साथियों की बात कर रहा हूं तो उनके नेतृत्व करने वाले हमारे साथियों की बात कर रहा हूं। आप याद कीजिए, पिछली सरकार ने जब समय बढ़ोतरी की थी, विद्यालयों का हमारे समय अवधि बढ़ाई थी, राजस्थान के अध्यापकों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसका आधार था जो 125 साल पहले जो संघर्ष करके और एक तय किया कि कामगार का एक 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 8 घंटे सबकी होनी चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि काम के हिसाब से इससे कम हो सकती है। और आज दुनिया भर में बहुत सारे देश इससे कम कर रहे हैं। घंटों जो कार्य की अवधि उसको घटा रहे हैं, सप्ताह में दिनों को घटा रहे हैं, उसका लाभ भी बता रहे हैं। लेकिन तब हमारे वही साथी उस संघर्ष से अलग रहे, क्योंकि उनको लगता था कि उस समय के मंत्री जी उनसे नाराज हो सकते हैं। और आज एक जब आवश्यकता है, जो इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर है, आप जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तावित की है, वो शिक्षा नीति लागू होने का मतलब होगा कि हमारे जो रेगुलर नियमित जो हमारे रोजगार है वो खत्म हो जाएंगे। जो एक प्रमोशन की हमारी श्रृंखला है वो खत्म हो जाएगी। जो हर साल हमारा इंक्रीमेंट लगता है, वेतन वृद्धि का जो लाभ मिलता है, वो तय करेगी मैनेजमेंट कि देना है कि नहीं देना है। अपॉइंटमेंट 60 साल की उम्र तक नहीं, बल्कि जिस दिन किया जाएगा उसके बाद में 5 साल या 7 साल या 6 साल वो तय करेंगे कितना करना है। यानी एक तरह से पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है। और जब ये सब तय होने लगेगा तो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है शिक्षा पे, उससे वो धीरे धीरे विड्रॉ करेगी। और विड्रॉ करने का मतलब है कि जो सरकारी हमारे संस्थान है वो सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे। इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है। उस खतरे को वो बिना समझे आपस में द्वेषता बढ़ाने में लगे। मुद्दा क्या बनाया है? प्राचार्य पद पे जो प्रमोशन होगा, एक वर्ग कह रहा है कि 92% हमें मिलना चाहिए, व्याख्याताओं को मिलना चाहिए। और जो सेकेंडरी स्कूल के एचएम हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 33% हमारा बरकरार रहना चाहिए। अभी एक नई मांग कुछ हिस्सों से वही लोग उछाल रहे हैं कि एचएम का पद तो खत्म कर दो, एचएम को वहां से हटा दो उसका, क्योंकि उसको ज्यादा वेतन देना पड़ रहा है। हम कम वेतन पे उस पद पे काम करने को तैयार हैं। व्याख्याता को आप लगा दीजिए, हम एचएम का काम कर लेंगे। अगर सरकार को हम ऐसे सुझाव देंगे तो कल को
कोई गांव का आदमी आके ये कह देगा कि मैं फ्री में प्रिंसिपल का काम करने को तैयार हूं, स्कूल मुझे मेरे हवाले कर दो। क्या हम इस दिशा में जाना चाहते हैं? किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? क्या इन मुद्दों का बैठ करके समाधान नहीं हो सकता? क्या लेक्चरर के जो व्याख्याता के जो अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं और जो एचएम के प्रतिनिधि मानते हैं, क्या वो एक टेबल पर बैठ करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि जो शिक्षक हैं उनमें एकता नहीं रहनी चाहिए, एकता टूटनी चाहिए। इसलिए उसको बहाना बना करके और इसको पेनिट्रेट किया जा रहा है नीचे, धीरे धीरे लोगों में आपस में द्वेष बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो एक शिक्षक की भाषा तो नहीं हो सकती, लेकिन किया जा रहा है। दोस्तों, हमने इस मुद्दे पे बहुत गंभीरता से विचार किया है। हम ये जानते हैं, पिछली सरकार जब बनी थी, देवनानी जब शिक्षा मंत्री बने थे, उसमें राजस्थान में प्रधानाध्यापकों के लगभग 9,000 पद थे, जो अब कम होते होते 3,500 से भी कम रह गए, यानी लगभग 1/3 पद हो गए। और सरकार ने अब तय कर लिया है, जिस नीति पे वो चल रही है, वो सेकेंडरी स्कूल खत्म करने जा रही है धीरे धीरे करके। और सेकेंडरी स्कूल खत्म करने का मतलब प्रधानाध्यापक का पद भी समाप्त होने जा रहा है। सरकार जिस दिशा में चल रही है उससे प्रधानाध्यापक का पद नहीं बचेगा। फिर ये झूठी लड़ाई किस लिए की जा रही है? इसलिए हमने इस पे मंथन किया है, और मैं तमाम जो हमारे प्रदेश के व्याख्याता हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षक संघ शेखावत की ओर से, और हमारे जो प्रधानाध्यापक है सेकेंडरी स्कूल के, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, और तमाम शिक्षक समुदाय से निवेदन करना चाहूँगा कि ये समय आपस में द्वेषता का, एकता तोड़ने का नहीं है। अभी आवश्यकता है मजबूत एकजुटता की। और इसलिए ये जो समस्या है हमारे सामने, जब सरकार, आज हम कितना ही लड़ लें, सरकार जिस दिशा तेजी से चल रही है, आने वाले कुछ ही समय में ये पद सारे खत्म हो जाएंगे। तो जब सरकार खत्म कर रही है तो हमारा प्रस्ताव ये है, सरकार से हमारी मांग ये है कि सेकेंडरी स्कूल का जो प्रधानाध्यापक का पद है, उस पद को प्रधानाचार्य में बदल दिया जाए। और प्रधानाचार्य में बदलने का मतलब ये होगा कि वो जो कह रहे हैं हम 92% पदोन्नति का लाभ चाहते हैं, उनके लिए 100% पदोन्नति, और जो कह रहे हैं कि हमें 33% पदोन्नति मिलनी चाहिए, इसे कम नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी 100% पदोन्नति। सारे पद जो प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य में बदल जाएंगे, तो मैं समझता हूं जो एचएम हैं उनका जैसे ही प्रमोशन होगा उसी पद पे, उसी विद्यालय में, क्योंकि उतनी पदों की संख्या बढ़ जाएगी, उनका प्रमोशन हो सकता है और वो प्रधानाचार्य बन जाएंगे, और व्याख्याता का भी 100% हो जाएगा। हम अपील करना चाहेंगे कि इस झगड़े को इस सीमा तक मत बढ़ाइए कि हमारी एकता प्रभावित हो जाए। ये कृत्रिम मुद्दे मत बढ़ाइए। अगर आप वाकई शिक्षक समुदाय का हित चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप विभाजन पदवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। आज आवश्यकता है अध्यापक से लेकर के और शिक्षा अधिकारी तक तमाम लोग एकजुट होकर के इस शिक्षा को हम बचाएं। अगर इसको हम नहीं बचाया हमने, तो दोस्तों ना सार्वजनिक शिक्षा रहेगी, ना हमारे रोजगार रहेंगे। एक और जो हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये संगठन की पहल के बिना सारे संगठन इसमें अपनी भूमिका निभाएं तभी संभव हो सकता है। एक बड़ी समस्या जो शिक्षा पे, जिसके माध्यम से बड़ा हम पे चोट की जा रही है, वो है हम शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाए रखा जाए। और हालात ये हो गए हैं कि अब तो मजाक बन गई है हम शिक्षकों की। कोई भी अधिकारी उठा करके कोई भी आदेश कर देता है, किसी काम के लिए लगा देता है। हालांकि ये अच्छी बात है कि वर्तमान दौर में एक लंबे समय के बाद हम ये देख रहे हैं कि और बहुत सारे मुद्दों पे हमारा सरकार से झगड़ा है,
सरकार के नेताओं से, मंत्रियों से हमारा विरोध भी है। जैसे अभी जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल रहे हैं, हमारे जो बढ़िया स्कूल चल रहे हैं, अच्छे स्कूल चल रहे हैं हिंदी माध्यम के, उनको बंद किया जा रहा है और उसमें अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जा रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो अच्छे स्कूल चल रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। आपको अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलना है, खोलिए, लेकिन नई बिल्डिंग बनाइए, या जो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जो अनयूज है उनको आप ठीक कर लीजिए, उस जगह को यूज में कीजिए, लेकिन जो विद्यालय चल रहा है उसको बंद मत कीजिए। अगर बंद कर रहे हैं तो आप भी वही कर रहे हैं जो पिछली सरकार कर रही थी। हमारा विरोध है इसमें। लेकिन इस बात के लिए हम निश्चित ही शिक्षा मंत्री की प्रशंसा करना चाहेंगे कि इन दिनों में जिस तरह के हास्यास्पद आदेश, चाहे वो कलेक्टर ने निकाले हों, एसडीएम ने निकाले हों, हमारे शिक्षा अधिकारियों ने निकाले हों, कई तो हमारे प्रधानाध्यापक और प्राचार्य भी ऐसे ऐसे आदेश निकालते हैं जो शौक देने वाले हैं दिमाग को कि क्या हो गया है। उन सब का उन्होंने खुले रूप से कहा, उनको निरस्त भी किया और उन्होंने कहा इस तरह के कोई आदेश नहीं निकाले। पर साथियों, हमें ये बात समझनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री के ये कह आदेश बार बार निरस्त करते जाएं और दूसरे अधिकारी निकालते जाएं, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो हमारे साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर, लेकिन मैं संगठन की ओर से आप तमाम जो शिक्षक समुदाय है उनसे एक अपील करना चाहता हूं। अगर अधिकारी अपना ये रवैया नहीं बदलते हैं और गैर शैक्षिक काम में हमें लगाने का ये सिलसिला जारी रहता है, तो बार बार हम शिक्षा मंत्री के पास गुहार करने जाएं, ये भी एक मजाक बन के रह जाएगा, समाज में मजाक। और एक बात जानते हो आप कि अगर एक हर बात के रोते हुए आप अगर किसी के पास जाओगे तो सुनने वाला भी एक टाइम के बाद में कह देगा कि आप तो ऐसे ही रोते ही रहते हो। इसलिए अगर राजस्थान के शिक्षक इसमें सहमत हों, और उनको सहमत होना चाहिए, उनको करना चाहिए कि इस तरह के जो गैर शैक्षिक कामों के लिए आदेश निकाले जा रहे हैं, हमें लगाया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, पूरी तरह से बहिष्कार। कोई आदेश कोई अधिकारी निकाले, अगर वो गैर शैक्षिक काम है, अगर वो चुनाव से संबंधित नहीं है, अगर वो आपदा से संबंधित नहीं है, जो आरटी में लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है, तो ऐसे किसी आदेश को हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात जो है वो केवल संगठन के कोई पदाधिकारी कह दे, कार्यकारिणी कह दे, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम सबको मिलकर के करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी अपील है राजस्थान के तमाम शिक्षकों से कि इस मुद्दे पे हमारा ये आह्वान है, हमारा ये आपसे अपील है कि हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। पर इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाए, कब से लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इसमें तमाम शिक्षक साथियों को अपने सुझाव संगठन को भेजने चाहिए। अगर राजस्थान का शिक्षक वाकई केवल सोशल मीडिया पे विरोध करके शांत रहना चाहता है तो एक अलग बात है। अगर राजस्थान का शिक्षक ये चाहता है कि जिंदा दिली से हम ऐसे जो गलत आदेश हैं उनको बहिष्कृत करते हैं, ये करने का अगर हम सोचते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के काम से हमें बिल्कुल मुक्ति मिलनी चाहिए, और इसलिए भी मिलनी चाहिए कि ताकि हम शिक्षा को बचा पाएं, तो हम सबको एकजुट होकर के इनका बहिष्कार करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अपील के साथ कि तमाम साथी इस पे अपने जरूर सुझाव जिस भी माध्यम से भेज सकते हैं वो भेजें, ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके, इस पर कोई निर्णय किया जा सके। मैं तमाम साथियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतने समय से आपने सुना, आपने समय निकाला। और अपील मैं ये भी करना चाहूँगा कि ये हमारा जो क्रम है लाइव विमर्श का, ये लगातार चलेगा। हर इस महीने में, जैसा आप जानते हैं कि आज 2 तारीख है, 2 के बाद में 4, 6, 8 लगातार ये हमारा क्रम चलेगा। और ये जो हमारा विमर्श का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम केवल औपचारिक नहीं है, औपचारिकता निभाने के लिए नहीं है, ठीक है कभी बीच में सुन लिया चले गए, बल्कि ये हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है। जिस तरह की परिस्थिति है,
क्योंकि बड़ा अगर हमें संघर्ष करना है तो सबसे पहले मुद्दों को हमें समझना पड़ेगा, हर शिक्षक को समझना पड़ेगा। इसलिए जो साथी जुड़े हुए हैं लाइव प्रोग्राम में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब तक जो नहीं जुड़े हैं, आगे आने वाले प्रोग्रामों में उन साथियों को जोड़े और ये प्रोग्राम हमारा निरंतर चलेगा। प्रत्येक शिक्षक एक दिन छोड़ करके एक दिन ये आधे से पौना घंटा समय संगठन के लिए, शिक्षक समुदाय के लिए, शिक्षक आंदोलन के लिए रिजर्व करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।